मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ हम लोग क्या करने वाले हैं। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1, बट उससे पहले हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, लाइक 2 मंथ में हम लोग क्या क्या करेंगे। आपको ये चैप्टर्स के नाम दिख रहे हैं सबको? यस मैम। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास का टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th का टॉपिक है, केटीजी हम करेंगे, केटीजी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ये 12th का टॉपिक है, काइनेमेटिक्स हम करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस हम करेंगे, वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन हम करेंगे, रोटेशनल मोशन भी हम करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th का टॉपिक है, अल्टरनेटिंग करंट भी 12th का टॉपिक है, एंड ग्रेविटेशन हम करेंगे। तो जो मैंने स्टार में मेंशन किया जो हम करेंगे, ठीक है, ये जितने भी चैप्टर्स है 11th के इंपॉर्टेंट है पिछले 2 साल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। यहां से पक्का पक्का 2 सवाल 3 सवाल 1 सवाल आना ही आना है। तो वो चैप्टर्स उठाए गए जो प्रीवियस 2 साल में ज्यादा चांसेस है कि वहां से सवाल आते ही आते हैं। अब इनमें आपको पता है कि एक नया सिलेबस आया था अभी जिसमें कुछ डिलीटेड टॉपिक्स थे, देखा है किसी ने वो पीडीएफ? यस मैम। ठीक है, तो हर एक चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, लेकिन हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें ये लगता है कि डिलीट होने का मतलब ये नहीं है कि वहां से अब क्वेश्चन कम हो जाएंगे। उन्होंने जो टॉपिक डिलीट करे वो आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब जो सवाल आएंगे रिमेनिंग टॉपिक में से आएंगे। तो हर एक सवाल आपको पता है 4 नंबर का आता है, यस मैम। मार्क्स स्कोर करते हैं। अगर हमारे पास 20 क्वेश्चन ऐसे हो कि हाँ पक्का श्योर आने हैं यहाँ से, सो हमारा स्कोर काफी अच्छा चला जाता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है तो हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पिछले 2 साल के अकॉर्डिंग वो हम पहले कवर करेंगे। क्लियर है सबको? तो कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स है। क्लियर है? तो जिसमें सबसे पहले जो हम कवर करने वाले काइनेमेटिक्स इन 1D। काइनेमेटिक्स में दोनों आते हैं 1D और 2D, लेकिन हम जो पहले करेंगे वो 1 डायमेंशन वाला करेंगे जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। ये चैप्टर क्यों करा रहे हैं? क्योंकि देखिए स्कोरिंग है, पहली बात अगर क्वेश्चन आता है तो इतना बहुत टफ नहीं होता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर लोगे। दिक्कत कहाँ आती है आपको? रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में दिक्कत आती है। बाकी तो सारे चैप्टर्स जो है एक बार अगर आप अच्छे से कर लोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। देखिए डिलीटेड टॉपिक्स जो इस चैप्टर में से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में भी हम 1D स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स है इनमें से सिर्फ एक ही जो टॉपिक है वो डिलीटेड है, जीरो वेक्टर। और ये कोई ऐसा खास टॉपिक भी नहीं था, एक डेफिनेशन ही है। जब हम वेक्टर पढ़ेंगे फिर भी हम आपको बताएंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है। क्लियर है सबको? यस मैम। पार्ट है जो आज शुरू होने वाला है उसमें आप लोगों को जो टॉपिक समझ में आएंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और ये ऐसे चलते चलते यहां तक। ये वाला एक पार्ट है, पार्ट 1 जो हम करेंगे 3 से 4 लेक्चर में। और जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स वैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो ना? यस मैम। यस मैम। पे हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये आप लोग कर चुके हैं। जिसको भी कोई डाउट रहता है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। वेक्टर्स में आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता वो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास ये सेकंड पार्ट आता है आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पार्ट 2 है जो कि अगले 2 से 3 लेक्चर में होगा। पहला पार्ट 3 या 4 लेक्चर में, फिर 2 या 3 लेक्चर में सेकंड पार्ट होगा। क्लियर है सबको? यस मैम। आई वांट कि आप ये जो चीज है ये खुद करें, स्केलर, वेक्टर, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और यहां तक ये पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि आपका मैथ्स में भी होता है और ये बेसिक्स में आता है। तो इसमें किसी को कोई भी डाउट है, लगता है कि नहीं आ रहा मैम समझ में, तो मुझे बता देना। अगर मेजोरिटी स्टूडेंट्स रहेंगे तो हम वो कर लेंगे, जहां टाइम लगेगा वहां कर लेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अभी रीमा एक काम करो, जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अभी तो सिलेबस बताया मैंने, टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि हर एक टॉपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, बट अभी मैं समझाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक में क्या है। क्लियर है? यस मैम। ओके, सो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लेंगे कि क्या है उसके अंदर,
बेसिक डेफिनेशंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड एंड इट्स टाइप, वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स एंड एक्सेलरेशन इट्स टाइप्स। तो मोशन के अंदर हमारे पास ये 5 पैरामीटर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मोशन को समझने के लिए हमें ये 5 चीजें समझ में आनी चाहिए, इनसे कैसे डील करना है ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो इस लेक्चर के Yes, एंड ma'am. पे आप इन सब चीजों को डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैंने लिखा भी था आप लोगों के लिए, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन। यस, अगर आपको आता है तो मुझे बता दीजिएगा बेटा। ये है आपके Yes, ma'am. पास विस्थापन। हिंदी लिखे हुए भी बहुत टाइम हो गया। विस्थापन। डिस्टेंस तो आपको पता है, दूरी होगा। Yes, स्पीड ma'am. क्या होता है? गति, रफ्तार। गति। ठीक है, ये आपके पास क्या है? गति। और वेलोसिटी क्या होता है? वेग। यस, वेलोसिटी आपके पास होता है वेग। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण। त्वरण। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विस्थापन, दूरी, गति, वेग और त्वरण, ये हम डिस्कस करेंगे आज। क्लियर है सबको? और इसके Speed. अलावा जो जो टर्म्स आती जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। कोई बोल रहा था अभी? चले आगे। यस मैम। Yes, ma'am. के एंड पे आप इन न्यूमेरिकल्स मतलब कर पाओगे। अब हम करें शुरू करने से जस्ट पहले की बात क्या है, वेटेज पता होनी चाहिए कि कितने क्वेश्चंस इसमें आ गए। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर तभी आपको बता दिया, पिछले 2 सालों में कम से कम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से। काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। 8 नंबर की तैयारी कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो ये आपका आप देख सकते हैं सारे सालों में, 21 में, 22 में, 23 में, 19 में, 20 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये अलग अलग शिफ्ट में मेंशन है, जैसे 2 भी देखो, 4 भी आए हुए हैं, तो 4 क्वेश्चन तो काफी हो जाता है। 2 क्वेश्चन भी अगर आते हैं कहीं से तो वो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सारे शिफ्ट का मिला के है 17 या 25। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, यस मैम। सो लेट्स इंट्रोड्यूस दिस। मैकेनिक्स जो होती है ये वो ब्रांच है फिजिक्स की। फिजिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। सो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल, रिजिड ऑब्जेक्ट्स एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज पढ़ते हैं। जैसे कि एक मोशन हो रहा है, ठीक है, उसका कारण क्या है और मोशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें पढ़ना, ये किस में आता है? मैकेनिक्स में। रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ना, ये आता है मैकेनिक्स में। अब मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है आपके पास स्टैटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट पे पढ़ते हैं जब वो ठहरे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक बुक रखी है, मैं उस बुक को स्टडी कर रही हूँ, उस पर लगने वाले क्या फोर्सेज हैं, उसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब वो मोशन हो रहा है तब क्या हो रहा है। तो अब डायनेमिक्स को भी 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। काइनेमेटिक्स में क्या होता है आपके पास, हम कॉज नहीं पढ़ते हैं मोशन का, मतलब कारण क्या है मोशन का, हम ये नहीं पढ़ेंगे। मोशन में अब क्या क्या चीजें हैं, विस्थापन है, दूरी है, वेग है और गति है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में। पर ये क्यों हो रहा है, क्यों वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों वेग चेंज हो रहा है, ये नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स में। कि कारण क्या है मोशन का। मोशन का कारण क्या होता है? फोर्स, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। यस मैम। चीज हम पढ़ेंगे बाद में काइनेटिक्स। अभी हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ मोशन, इफेक्ट्स ऑफ मोशन। मोशन। क्लियर है सबको? यस मैम। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब जब मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन और रेस्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए ना। मोशन कैसे पता लगेगा कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कैसे पता लगेगा ऑब्जेक्ट रेस्ट में? हैंड रेस कीजिए बेटा। कैसे पता लगता है कोई चीज चल रही है, मोशन में है? यस हिमांश। जब कोई डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट हो, ओके। अनुष्का। मैम जब ऑब्जेक्ट अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मूवमेंट शो करे। ओके। आदित्य।
अच्छा ये बताओ, चलो रेस्ट मोशन भी डिस्कस करते हैं। रेस्ट तो बहुत आराम से समझ में आना चाहिए जब हम आराम करें। मैम जब कोई Yes. फोर्स नहीं हो उसमें मैम जिसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो रही हो। डिस्प्लेसमेंट ना हो रही है, ठीक है। चलिए अभी मैं बताती हूँ, एक हम स्टोरी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। एक है स्टूडेंट, कौन है हमारी क्लास में, रीमा। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ खड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पेड़ है, मस्त आराम से ग्रैंडफादर उसको स्कूल की बस में छोड़ने आए हैं, ठीक है। उसको स्कूल जाना है तो स्कूल बस का वेट कर रहे हैं। पहले ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं रीमा से, आपको ये जो पेड़ है और ये जो घर है ये रेस्ट पे दिख रहे हैं, मोशन पे दिख रहे हैं? तो रीमा क्या बोलेगी? रेस्ट रेस्ट में। फिर उनको आती दिखाई देती है बस, ये आ रही है बस। तो बस जब आती दिखाई दे रही है, ग्रैंडफादर वही सवाल फिर पूछता है कि वो रेस्ट पे है, मोशन में है? Motion. मोशन। ठीक है। अब उनके सामने बस आ रही है और इसके अंदर पर्सन बैठे दिख रहे हैं, ठीक है। 2 बंदे बैठे दिख रहे हैं। तो अब ग्रैंडफादर पूछ रहे, भी चल रही है बस, तो पर्सन रेस्ट पे है, मोशन में है? मोशन मोशन। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके साथ वो भी मूव कर रहा है। अब वो इस बस को लेते हैं, बैठ जाते हैं दोनों बसें। अब ग्रैंडफादर पूछते हैं, जो पर्सन आपको बाहर से मोशन में दिखाई दे रहे थे, अब वो रेस्ट में है, मोशन में है? जब अब बैठ गए और बस चल रही है, Rest. मैम रेस्ट पे रेस्ट पे। रेस्ट। हम जब भी बस में ट्रैवल करते हैं, हमारे साइड वाली सीट पे जो बैठा होता है, हमें क्या लगता है कि वो रेस्ट पे है? वही सेम Yes. पर्सन बाहर से देखा तो मोशन में था, और वही सेम पर्सन बस से देखा तो रेस्ट में है, राइट। तो यानी ऑब्जर्व आप कहाँ से कर रहे हो, आप देख कहाँ से रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, ma'am. राइट। यस मैम सो सिंपली आप जब मोशन और रेस्ट को समझते हैं तो मोशन आपको दिखता है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली है, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे बस आपके पास आया, एक जगह से दूसरी जगह आया, मान लो बाहर से ही देख रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर वो गया, अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू, सराउंडिंग वाली चीजें नहीं बदल रही है, बट वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है और आपका टाइम चल रहा है, आप टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि उसकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चली गई, ये मोशन है। अब रेस्ट क्या है, वो नहीं बदले अगर पोजीशन विद सराउंडिंग एंड विद टाइम, तो रेस्ट पे हो गया। अब इसमें भी एक ट्विस्ट रहता है कि अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अभी बाहर से ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रही हूँ तो बस मोशन में आ रही थी, ठीक है, उसमें बैठा पर्सन भी मोशन में था, लेकिन बस में अगर बैठ जाती हूँ तो वही पर्सन मुझे रेस्ट पे दिखता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है मोशन और रेस्ट को समझने के लिए। तो ये सारी स्टोरी सबको समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम यस मैम तो हमें ये समझ में आता है की पॉइंट्स क्या हमारे पास, सभी जो मोशंस हैं वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। दोनों का हम कॉम्बिनेशन लेंगे तब समझ में आएगा कि वो मोशन में रेस्ट में है। एब्सोल्यूट मोशन एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता, कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं। अब जैसे अगर मान लीजिए आप बस में बैठे थे, आपको साइड वाला जो पर्सन है वो रेस्ट पे दिख रहा है, वही पर्सन आप बाहर से जब देख रहे हो तो मोशन में दिख रहा था। अगर मान लीजिए आप इन पेड़ों को भी देखते हैं मून पे जाके, तो ये धरती के साथ साथ घूम रहे हैं, तो कोई भी परफेक्टली रेस्ट पे तो नहीं है ना ही परफेक्टली मोशन में है। सब चीजें रिलेटिव है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, और उसी को आप क्या बोलते हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत क्या पड़ी? अभी मान लीजिए किसी भी चीज की आपको पोजीशन बतानी है कि वो यहाँ है या यहाँ है, ऐसे तो नहीं बताएंगे ना यहाँ है और उधर होगा या इधर होगा, कुछ तो मेजरमेंट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर आपका ऑब्जर्वर है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको पता है 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक ओरिजिन होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप बताते हो कि कोई भी चीज कहाँ है, उस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, क्लियर है सबको। और एक हमारे पास घड़ी होती Yes, है, ma'am. टाइम होता है, और फिर हम कुछ भी बता सकते हैं, डिस्टेंस बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, एक्सेलरेशन बता सकते हैं। क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम ओके, यस मैम अब हम चलते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए। अब पोजीशन वेक्टर क्या है? जो पोजीशन बताए, ठीक है। मान लीजिए ये मैं हूं, यहाँ पर मेरी पोजीशन बतानी है आपको कि मैम कहाँ है, तो कैसे बताओगे? कोई रेफरेंस पॉइंट तो लोगे ना जिसके विद रिस्पेक्ट टू बताओगे कि यहाँ से मैम इतनी दूरी पर है। वो रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारे पास? ओरिजिन है, ठीक है।
एक वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो पोजीशन ऑफ पॉइंट बता दे, पोजीशन ऑफ मैम बता दे, मैग्नीट्यूड बता दे कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है ये बता दे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब ये जो पी पॉइंट है, ये मैं ऐसे हवा में हूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट हो गए ना, एक्स वाई जेड। एक्स में मैं कितना आगे हूँ, वाई में कितना हूँ, जेड में कितना हूँ, और वो डायरेक्शन को दिखाने के लिए आप क्या यूज करते हो? यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फर्क क्या है? पोजीशन वेक्टर है रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में, मान लो कोई भी मैं 2 पॉइंट ले लूं, यहाँ ले लूं, ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट हो गया, एक फाइनल पॉइंट हो गया, यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes. अब देखिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फिर डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इट इज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? देखो, मान लो एक स्टूडेंट है यहाँ पर और वो यहां से यहां पर गया है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? पहले ये जो स्टूडेंट है इसका इनिशियल पोजीशन निकालते हो यूजिंग पोजीशन वेक्टर की, वो है कहाँ, फिर आप वो जहां गया है वहां तक का पोजीशन वेक्टर निकालते हो। ठीक है, आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये? यस मैम। आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया होगा, सदिश Yes, योग ma'am. त्रिभुज नियम, ऐसे ही होता है, यस मैम। सदिश बोलते हैं ना, ट्राइंगल Yes, लॉ sir. ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम। यस मैम। इसमें क्या होता है कि जो एक ही ऑर्डर में वेक्टर्स होते हैं उनका सम इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर विच इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इन दोनों का सम किसके बराबर है? जो अपोजिट ऑर्डर में है, मतलब एक तो लगातार चल रहा है, दैट इज इनका सम इज इक्वल टू जो अपोजिट वाला है। ऐसे ही करते हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये जो स्टूडेंट था यहाँ पी पॉइंट पर था, इसका पोजीशन निकाल लिया, एक वेक्टर आ गया R1 वेक्टर। यहाँ पर जब वो पहुंचा तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया R2 वेक्टर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट। अब मैं अगर इसको लिखूं अकॉर्डिंग टू सदिश योग का त्रिभुज नियम, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? R1 प्लस में S दिस इज इक्वल टू R2, ऐसे लिखूंगी। Yes, ma'am. यस मैम। मुझे निकालना क्या? मुझे तो ये निकालना है, तो S की वैल्यू किसके बराबर होगी? R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। Yes. ठीक है, Yes, यानी ma'am. Yes, ma'am. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, सो यहाँ से आप R2 वेक्टर लिखेंगे, x R2 वेक्टर क्या है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। R1 क्या? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और इनका डिफरेंस करना है आपको। i कैप कॉमन ले लो, j कैप कॉमन ले लो, k कैप कॉमन ले लो। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यही हम बोल रहे थे कि जो भी 2 पॉइंट्स है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, सो आपको क्या करना है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये क्या है? और ये हमने निकाला किससे? ये त्रिभुज नियम वाला जो कॉन्सेप्ट है। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. कोई भी डाउट है तो बताइए बेटा। एनी डाउट? स्केलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? आदिश राशि। Scalar is सदिश। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमें समझने हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी बच्चा मुझे डिफरेंस बताएगा विदाउट रीडिंग दिस स्लाइड? बताओ क्या डिफरेंस? मैम 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं तथा 2 बिंदुओं की अधिकतम दूरी को कहते हैं। ओके, ठीक है, और कोई स्टूडेंट? सही बताया आपने। सोनम, यस। मैम जो 2 बिंदु होते हैं उनके बीच अगर हम चलते हैं तो वो दूरी होती है, और उसके बीच जो मिनिमम दूरी होगी उसे हम Yes. विस्थापन कहते हैं। Ma'am, displacement is vector and distance is scalar. यस, वेरी गुड। तो काफी कुछ आप लोगों को याद है, दैट इज वेरी गुड साइन। तो डिस्टेंस क्या है? मान लो एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। अब हम बहुत तरीकों से यहाँ पर पहुंच सकते हैं, घूमते फिरते, नाचते कूदते। एक पाथ हो गया, ठीक है, यहाँ से मैं पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ये हो गया सेकंड रास्ता। और एक हो गया
सीधा रास्ता। तो ये 3 मैंने आपको रास्ते बताए हैं, तो इन तीनों में से डिस्टेंस कौन सा है? 1 and 2. 1 and 2. मैम 1 and 2. ओके, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? 3. मैम थर्ड. 3। अब अपने कॉन्सेप्ट को आप ठीक करेंगे, डिस्टेंस तीनों है बेटा, यस ठीक है, मैम। डिस्टेंस तीनों है, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन उसको हम क्या बोलते हैं? Displacement. डिस्टेंस आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा तीनों है, रास्ता तो लिया ही है ना, दूरी तो तय करी है तीनों रास्तों में, लेकिन जो शॉर्टेस्ट है, Yes, ma'am. मिनिमम जो है, सबसे कम दूरी जिसमें लगती है, उसको आप क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि डिस्टेंस तो एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, Yes, ma'am. यस. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको पहुंचना है, डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एक ही वैल्यू रखेगा जो सबसे छोटा डिस्टेंस है। यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. पॉइंट है, Yes, ma'am. डिस्प्लेसमेंट की सिंगल वैल्यू होती है 2 पॉइंट्स के बीच में, और डिस्टेंस की एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक वेक्टर है, सदिश, सदिश बोलते हैं ना, सदिश है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस 0 आएगा, लेकिन डिस्टेंस आपके पास हमेशा 0 से बड़ा होता है। भाई आप कैसे ही जाओ, ऐसे जाओ, पीछे घूम के जाओ, आगे घूम के जाओ, टोटल जो उसने रास्ता लिया वो सारा आपको लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। Yes, ma'am. 0 हो सकता है डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट चले ही नहीं, जहां है वही है, हो सकता है ना, तो डिस्टेंस भी क्या हो गया? 0 है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। क्या बोलते हैं? विस्थापन, राइट? मुझे भी हिंदी याद हो जाएगी तुम लोगों के साथ। विस्थापन आपके पास समय के साथ कम हो सकता है, और डिस्टेंस कभी कम नहीं होता टाइम के साथ, राइट? मान लो अगर ए पॉइंट से आप बी पॉइंट तक जा रहे हो, आगे गए, फिर पीछे घूमे, यहाँ गए, तो आपका ये घट नहीं रहा समय के साथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट सकता है। कैसे घटेगा? मान लो आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, अपनी गाड़ी चलाई, ऐसे गए और फिर वापस आ गए, तो टाइम तो चल रहा है ना वापस आने में भी, ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो बट डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गया। पहले आप Yes, यहाँ, ma'am. ये आपके पास मान लो बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, पहले आप 2 सेकंड में ए से बी पहुंचे, अगले 1 सेकंड में आप सी पे पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो टाइम के साथ तो ये घट गया, Yes, लेकिन ma'am. डिस्टेंस क्या है? Yes, ma'am. डिस्टेंस बढ़ता है, घटेगा नहीं। अब लास्ट आपको पता ही है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब सदिश। सदिश. ओके, डिस्टेंस आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्राफ आपको सवाल पूछ सकते हैं, आपको ऐसे ड्रॉ करके दे दिया, भाई बताओ कि ये सही है या नहीं है। जैसे पहला आपको दे दिया डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या ये पॉसिबल है? ये जो बना रखा है लाइन, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, Yes, ma'am. दूसरा या बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है क्या? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में Yes, ma'am. नो मैम। नो मैम. एक टाइम पर डिस्प्लेसमेंट ma'am. की 2 वैल्यू हो सकती है क्या? नो मैम। यहाँ पर नो मैम. t1 टाइम के ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ है और एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब इनमें से आपको करेक्ट, सही उत्तर देना है। चूज करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ए बी सी डी। मैम आंसर सी। C. सी, Ma'am, C. सी. वेरी गुड। डिस्टेंस या तो बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा? कोई भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा बताओ? कंडीशन क्या होगी? मैम जब वो स्ट्रेट लाइन में चले। यस, वेरी गुड। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर सीधी रेखा में चल रहा है तभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, अदरवाइज डिस्टेंस बड़ा ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको रेशियो निकालनी है डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड, ABCD। बताइए क्या आएगा? रेशियो को आप क्या बोलते हो हिंदी में?
अनुपात। आपको अनुपात निकालना है। मैम दाब बोलते हैं मैम प्रेशर को। प्रेशर को नहीं, रेशो को। अच्छा सर। मैम आंसर डी। डी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। सोच लो। सर सी। सी। अभी 2 आंसर आ गए, तुम डिसाइड कर लो आपस में कौन सा आंसर है। मैम डी। सी होगा सी। बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। आप रखो ना, इसको ऐसे रखो। क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे डिस्टेंस है, और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है वो या तो छोटा है या बराबर है डिस्टेंस के। मैम आंसर सी हो गया सब। अगर बराबर हो गया, मैम आंसर सी होगा अनुपात डन। अगर डिस्प्लेसमेंट Then छोटा C. है और डिस्टेंस बड़ा है तो लेस देन 1 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। और रीमा, आपको समझ में आ रहा है? हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कहाँ है रीमा? No, ma'am. ओके, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। एक बॉडी कवर करती है 1/4 हिस्सा ऑफ अ सर्कुलर पाथ। कैलकुलेट द रेशो यानी अनुपात ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। निकालिए जरा। कितना आंसर आएगा? 1/16. 1/16। पक्का? देख लीजिए बेटा। बताइए बताइए। अच्छा, 1/8। नो। निकालिए निकालिए। रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। यस 11। नो मैम 11 r upon 7। मैम डिस्टेंस का पाई आर अपॉन 2। डिस्टेंस 2 पाई एंड डिस्टेंस। एक बारी में एक बच्चा बोलो। यस पाई है आर किया अपॉन करो। 2। यस मैम। अनुष्का। पाई आर अपॉन 2। पाई आर अपॉन 2 नो। ललित। मैम पाई अपॉन 2 रूट 2। Ma'am, 2. पाई अपॉन 2 रूट 2। यस मैम। यस वेरी गुड। रूट को क्या बोलते हो हिंदी में? वर्गमूल। वर्गमूल। यस मैम। Yes, ma'am. तो देखिए सर्कल की बात कर रहे हैं हम। बॉडी कवर्स 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का 1/4 हिस्सा एक क्वाड्रेंट होता है ना। कितना है? ये सही से नहीं बने मेरे क्वाड्रेंट। 1 मिनट रुको, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ये लो। क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला है सपोज। ये आपका एक क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। बॉडी कवर्स 1/4 पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का 1/4 हिस्सा। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है कितना होता है सर्कल का? 2 pi. 2 पाई आर। फ्रेंड्स को आप क्या बोलते हो? 2 परिधि। पाई आर। परिधि। तो परिधि आपके पास कितनी है? 2 2 पाई पाई आर। आर। और आपके पास इसका 1/4 पार्ट आपको निकालना है। 2 पाई आर बाय में 4। बताइए। 4. 4 यानी पाई आर बाय में 2। अब रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो जो आपने निकाला ना ए से बी, ये तो है डिस्टेंस, दूरी कितनी उसने ट्रेवल करी है, ये निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय में डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आया पाई आर बाय में 2। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में, ये वाला, राइट। यस मैम। ये छोटी दूरी ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते ना। नो। तो ये ट्राइंगल निकाल लेते हैं। ये ट्राइंगल में ये क्या है? रेडियस है, ये रेडियस है, और ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये 90 डिग्री पे है। ये आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर 2r², यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? √2r, ठीक है। यानी यहाँ आ जाएगा √2
r. So r से r कैंसिल, पाई बाय में 2√2. समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपका आंसर हो गया. चले नेक्स्ट सवाल पे. Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. पिछले वाले में तो तुमने बता दिया 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा था, आपने निकाल लिया रिजल्टेंट. अब यहाँ देखो, अब आप मान लो आप जा रहे हो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, बट अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते. कैसे निकालें अब इसको? मुश्किल होगी ना. कैसे निकालें बताओ. ये आपको ये वो नहीं दिख रहा, त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम. यस मैम। आपके पास एक वेक्टर तो है ऐसे, और मैम। एक है ऐसे, और ये क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, वेक्टर। ये 120. तो अगर हम देखें, मान लो ये मुझे निकालना है डी, ये आपके पास R1 ले लेते हैं. वैसे रेडियस दोनों का सेम है, ये R होगा, लेकिन एक बार मान लेते हैं R1, ये हो गया R2. ठीक है, तो R1 प्लस में D दैट इज इक्वल टू R2, यानी D किसके बराबर हो गया? R2 माइनस में R1. वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जब आपके पास दो वेक्टर का एडिशन होते हैं तो रिजल्टेंट आप कैसे लिखते हो? रिजल्टेंट मतलब होता है परिमाणी. रिजल्टेंट क्या होता है आपके पास? परिमाणी. तो आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, अंडर रूट. मान लीजिए ये होते हैं R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है आपके पास? R1 स्क्वायर प्लस R2 प्लस 2R1 cos थीटा, इनके बीच में जो भी एंगल था. अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन में अगर रिजल्टेंट निकालना पड़े तो बस एक चीज चेंज हो जाती है, यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा? Minus. माइनस. ठीक है, समझ में आ गया सबको? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, आएगा ma'am. माइनस. यस मैम. अब वैल्यू पुट कर लेते हैं. अंडर रूट R1 स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यानी R स्क्वायर माइनस 2 R स्क्वायर cos 120 कितना हो जाएगा? 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर. cos 120 कितना होता है? -1/2. -1/2. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3R स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3R. समझ में आया? Ma'am, yes. यस मैम। क्लियर है? अब इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है. जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? जैसे ये वाला आपको दिख गया ना यहाँ पर, ये वाला, इसके बाद आपको मैं करा रही हूँ आगे, बस उसमें आपको एंगल की वैल्यू पुट करनी है. जैसे यहाँ लिख दिया हम लोगों ने D इज इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस में 2R1 R2 cos थीटा. ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर cos थीटा. यहां से हम लोग क्या ले लेते हैं? 2R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. ये R स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2R स्क्वायर. इसमें भी 2R स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस में cos थीटा. एंड 1 माइनस cos थीटा एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा. याद है किसी को? 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एंड 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा. बट अब हमारे पास 2 थीटा ना होके थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब इसको पुट कर देते हैं, ये आएगा 2R स्क्वायर, ये आएगा आपके पास इनटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो ये आपके पास क्या होएगा? 2 इंटू 2 अंडर रूट 4 कितना होता है? वर्गमूल 4 का क्या है? 2. R स्क्वायर क्या होगा? R साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई में 2. अब हमारे गिवन क्वेश्चन में थीटा कितना था? 120 डिग्री, यानी 2R साइन 120/2 60. साइन 60 कितना होता है? अंडर रूट 3/2. Under root 3/2. कैंसिल. यही आंसर आया था कि नहीं आया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करना है, आप पुट कर सकते हैं. जो इवन वैल्यूज होंगे उनके आंसर्स तो सीधे ही निकल जाएंगे. पर यहाँ पर ये याद रखना आपको कि यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट जो निकाल रहे हैं, वो जो पॉइंट्स हैं आपने, वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर है. सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि के ऊपर जो है आपके बिंदु है. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चले आगे.
Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. यस बेटा, मैम एक डाउट था। बोलिए बोलिए। मैम जो इसमें एडिशन वाला रूल है वो क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है? वो क्यों नहीं, देखिए वो डेरिवेशन वैसे वेक्टर्स में आता है कि जब आप सम करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास जैसे ये वाला जो है, अगर इसी डी को मैं अपोजिट कर देती तो भी डिफरेंस ही आता। जैसे ये मैंने ट्राइंगल लॉ लगाया ना, तो ट्राइंगल लॉ में मेरे पास अब मुझे ये निकालना है, यस तो मैम। ये किसके बराबर है, R2 माइनस में R1, तो दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका आपको रिजल्टेंट निकालना है। अगर यहाँ पर मान लो मुझे निकालना होता R1 प्लस डी निकालना होता तो ये वेक्टर एडिशन होता। अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालती तो प्लस आ जाता, लेकिन अब मुझे निकालना है सब्ट्रैक्ट वाला जो रिजल्टेंट है। यस मैम। आई बात समझ में? यहाँ पर Yes, माइनस ma'am. है ना, ये दो वेक्टर्स का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, और इस वेक्टर के इन दो वेक्टर्स के डिफरेंस को के मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका होता है ये, यहाँ माइनस आएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता। क्लियर है? यस मैम। चलिए यस मैम। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। ये आपका JEE 2022 में सवाल आया है। आई वांट कि आप सभी एक बार ट्राई जरूर करें। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय में रेडियस। ये फॉर्मूला पढ़ा है सबने मैथ्स में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करो जरा ट्राई, आपको मैं 3 मिनट दे रही हूँ, कोशिश करो एक बार, कुछ तो करो। फाइनली उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो आप कर लोगे बाद में। सभी बच्चे ट्राई करेंगे? एक पर्सन मूव करता है ए से बी को ऑन अ सर्कुलर पाथ, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर, डिस्टेंस किधर होगा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के अलोंग, परिधि के साथ साथ, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट वुड बी, और आपको एक डेटा गिवन है, cos 135 इक्वल्स टू माइनस 0.7। कर रहे हो कि नहीं? मैम कर रहे हैं। करो करो, यही निकालना है। Yes, ma'am. 42. 42, यू आर क्लोज। 42 नहीं है, मैम option 47 मीटर। 47 है। यस मैम 47 मीटर। 46 इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप तो। एंगल कितना आया है? अच्छा, एंगल तो आपको देखिए, हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका मोशन कहां से गया, ए से बी, यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना। यस और नो? यस मैम। ये है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मान लो आपके पास R1 है, ये आपके पास R2, हालांकि वो दोनों सेम है, बट वैसे आपको मैं बता रही हूँ। ये मान लो डिस्प्लेसमेंट जो आपको निकालना है D, तो वही सेम चीज होगी ना। D इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, Under root R square. R2 प्लस D इज इक्वल टू R2 प्लस D इज इक्वल टू R1, राइट। सो मुझे निकालना है D, दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2, यानी दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही लगेगा, कौन से वाला, अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 cos, ठीक है, यही होगा। अब बताइए क्या किया आप लोगों ने। रेडियस निकालना पड़ेगा ना, रेडियस गिवन तो गिवन है, रेडियस नहीं गिवन ना।
मैम नो। आर्क लेंथ दे रखी है 60, रेडियस निकालना है, थीटा है 135। 135 को अगर हम रेडियन में करें तो कितना आएगा? 3π/4 0.7 minus 135 is equal to माइनस 0.7। नहीं, वो वैल्यू अभी नहीं पुट करो, अपनी कैलकुलेशंस को ना सिंपल रखना है। तो जब तक आप पूरा उसको होल नंबर में रख सकते हैं, एक बार रखो, शुरुआत में ही पॉइंट में ले आए तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 135 डिग्री होता है आपके पास 3π/4, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रेडियस कितना आएगा? 60 इंटू में 4 बाय में 3π, तो 3 1 जा 20, मैम 80 80 बाय में पाई, ठीक है। अब रेडियस आ गया भाई। अब यहाँ पर आप देखिए डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को मैं सिंपल अगर भाषा में लिखूं तो ये आएगा आपके पास r² + r² माइनस 2r² cos 135 डिग्री। मैम यस। ये आएगा आपके पास 2r² कॉमन ले लिया में, बेटा अपना माइक ऑफ रखिए, डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। 1 माइनस में cos 135 डिग्री। अब यहाँ पर पुट कर लो चीजों को, ये आएगा √2 r² 1 + 0.7, मैम यस। ठीक है। इसमें अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, √ इसको भी यहाँ पर आप इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखो ऐसे भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाइड, यहाँ पर कॉमन मत लो एक बार, ठीक है, और वैल्यू पुट कर दो। ये आएगा 2r², ये आएगा आपके पास cos 135 कितना है? -0.7, 0.7 ठीक है। तो ये होगा आपके पास 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 14 1.4 हो गया, यानी √2 r² + 1.4। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास r² आएगा, ये होगा आपके पास, यस r² आएगा। अब r² कॉमन आएगा, √2 प्लस में 1.4 कितना हो गया? 3.4। 3.4 तो कितना हमने सिंप्लीफाई कर दिया उसको, अगर पॉइंट में ले लेते शुरुआत में तो दिक्कत हो जाती। अब r की वैल्यू 80/π पुट करेंगे और √3.4 निकालना है, तो ये लगभग आपके पास 46.9 बनता है। आप राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि पॉइंट्स में आंसर नहीं गिवन, तो 47 मीटर। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलें आगे? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट है यहाँ? मैम नो। चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं हम लोग स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यस मैम। Yes, ma'am. यस, डिस्टेंस बाय में टाइम होता है स्पीड। यूनिट क्या हो जाती है? मीटर बाय में सेकंड इन एसआई सिस्टम, और सीजीएस में सेंटीमीटर बाय में सेकंड। तो रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है, किस रेट से अपनी पोजीशन को बदल रहा है, पर सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। डायमेंशन क्या होता है? LT-1। इट इज a स्केलर और वेक्टर? स्केलर। स्केलर। Scalar. अदिश, अदिश ना, अदिश, मुझे याद हो गया तुम लोगों के साथ, अदिश। क्लियर है सबको? अब स्पीड के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं स्पीड के? Ma'am, uniform speed and non-uniform speed. एवरेज स्पीड, एवरेज 3 हो गए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, 4। अक्षित अपने बेटा माइक ऑफ रखिए, घर में बोले ये भी डिस्टर्ब नहीं करें। टाइप्स ऑफ स्पीड होते हैं 4, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो यूनिफॉर्म स्पीड से तो आप समझते हो, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पर सेकंड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए मैंने 1 सेकंड में देखा 4 मीटर, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर, ठीक है। कितना भी छोटा हो सकता है इंटरवल। द यूनिफॉर्म स्पीड इज शोन बाय स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे शो करते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वैसे हम करेंगे डिटेल में, बट वैसे बता रही हूँ, इधर डिस्टेंस है, इधर टाइम है। हर सेकंड वो एक जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लो ये मैंने अगर 1-1 सेकंड का डिवीजन करा
और 1 सेकंड में मान लो 3 मीटर कर रहा है, फिर अगले सेकंड में फिर 3 मीटर, फिर अगले सेकंड में 3 मीटर, तो आपके पास लाइन कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसने एग्जाम्पल भी दिया है कि एक ट्रेन जो है अगर 1000 मीटर ट्रेवल करती है 60 सेकंड में, तो आप श्योर हो कि 500 मीटर 30 सेकंड में करेगी, 250 मीटर उसका भी आधा 15 सेकंड में करेगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब Yes, covers ma'am. equal distance in equal interval of time और equal distance in unequal interval of time, दोनों चीज पॉसिबल। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, जैसे ma'am. एक ट्रेन है 1000 मीटर ट्रेवल करती है 60 सेकंड, अगला 1000 ट्रेवल करती है 120 में, अगला 1000 करती है 50 में, अलग अलग हो गया ना। तो यहाँ वेरिएबल स्पीड है। अब जब वेरिएबल स्पीड आ जाती है तो हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब समझे क्या होता है? मान लीजिए एक गाड़ी कभी तेज हो रही है, कभी धीरे हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी धीरे हो रही है, और उसने ट्रेवल किया मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1000 मीटर, और 1000 मीटर उसने ट्रेवल किया है मान लीजिए कितनी देरी में? 5 मिनट में, यानी कि 300 सेकंड में। ठीक है, लेकिन वो जो ट्रैवलिंग है उसकी कभी तेज स्पीड है, कभी धीरे स्पीड है, तो मुझे एक स्पीड चाहिए जो कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करवा दे 300 सेकंड के अंदर ही। वो स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसका Yes, फॉर्मूला ma'am. क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय में टोटल Total time Time. taken. Time. ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? किसी मैम, भी छोटा सा- इंस्टेंट, जैसे आपकी स्पीडोमीटर होता है ना गाड़ी में, आप तेज करते धीरे करते उस टाइम पे आपको स्पीड बता देता है ना, Yes, ma'am. वो उसी Yes, ma'am. इंस्टेंट पे बताता है इंस्टेंटेनियस, भाई इस समय पर कितनी स्पीड है। ठीक है, और वो हम कैसे करते हैं? जैसे टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम को हम ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा एक्स बाय में डेल्टा टी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताना है तो हम लोग क्या करते हैं? लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि भाई बहुत छोटा इंटरवल कर दिया हमने, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0, तो डेल्टा एक्स हो जाता है डी एक्स, स्मॉल डिस्टेंस इन स्मॉल डी टी टाइम, डी एक्स बाई डी टी। आपको कोई इक्वेशन दे रखी होती है डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन में, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या मिल जाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. किसी भी इंस्टेंट पे बताना, किसी भी पोजीशन पे बताना कि यहाँ कितनी स्पीड है, तो आप क्या करते हैं? dx बाय में dt। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। बोर तो नहीं हो रहे? No, Ma'am, ma'am. no. No, ma'am. ओके। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। Time. अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड आपके पास स्केलर होती है। डायमेंशन क्या होता है इसका? स्पीड जितना होता है नहीं होता, क्या होता है? एल Yes, टी ma'am. माइनस 1। डायमेंशन पता है ना आपको? डायमेंशन क्या होता है? Vima. विमा Vima. विमा। यस मैम। ओके, आप चेक कर रहे हैं डायमेंशन क्या होता है हिंदी में, तो आपके पास आएगा एल टी माइनस 1, स्पीड जितना ही होता है। यूनिट आपको पता है सेम ही रहेगी, मीटर पर सेकेंड। Yes, ठीक है, और ma'am. सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेग क्या है? 4 ही होते हैं, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जो कि आप पढ़ चुके हैं अभी। स्पीड वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ है, बस यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है ये। अब जैसे अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड जो है वेलोसिटी क्या है? सेम है। पार्टिकल इज सेट टू यूनिफॉर्म मोशन इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रिमेन सेम। अब देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन में चलना जरूरी है, क्योंकि ये एक वेक्टर है, अगर डायरेक्शन भी बदल दी तो वेलोसिटी बदल जाएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मतलब एक समान रखने के लिए स्ट्रेट लाइन में चलना पड़ेगा। सबको समझ में आती है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है। और नॉन Yes, ma'am. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? या तो मैग्नीट्यूड बदल गया या डायरेक्शन बदल गया, तो आपके पास वेलोसिटी जो होगी वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस क्या होगी? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताना कि कितनी वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू dr बाय में dt। आर यहाँ देखिए वेक्टर लगाया और मैंने, पिछली बार वेक्टर नहीं था। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सवाल आपके जो ज्यादा आते हैं ना वो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज स्पीड, इनके ऊपर आते हैं। तो एक कंपैरिजन भी कर लेते हैं। स्पीड क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम।
स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताती, और जब भी हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन देखना हो कि किस तरफ कोई चीज चल रही है, वो हम हमेशा वेलोसिटी से चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से भी नहीं करते, वेलोसिटी से करते हैं। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पीड आपकी पॉजिटिव और जीरो होगी क्योंकि वेक्टर तो है नहीं, और ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है क्योंकि डायरेक्शन है यहाँ पर। और रेफरेंस पॉइंट के इधर चीजों को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, पीछे चल रहा है कोई चीज तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। अब मुझे वो कंडीशन बताएं जब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाए। कब बराबर होगी? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के कब बराबर होगी? स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा स्ट्रेट है। लाइन में चलेगा, और स्ट्रेट लाइन में ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास वेलोसिटी छोटी ही रहेगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा रहता है। Yes, ma'am. पार्टिकल इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और एक ही दिशा में है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज जनरली ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक सवाल करते हैं। Yes, ma'am. Man covers half distance at v1 speed and remaining half at v2 speed. तो आपको एक एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा। एवरेज स्पीड क्या होती है? v1 plus टोटल डिस्टेंस यस टोटल टाइम। बटे टाइम। यस, तो v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। बिल्कुल सही बताया। बताओ कैसे करें इस सवाल को। उसने डिस्टेंस तो ऐसे दिया नहीं, उसने बोला आधा डिस्टेंस तो v1 स्पीड से चला है, आधा डिस्टेंस उसने v2 स्पीड से चला है। तो अब कैसे करें? टाइम भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए। एक मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। हम मान लेते हैं एक पॉइंट से ही दूसरा पॉइंट तक जाना है, तो टोटल आपके पास जो डिस्टेंस है उसको 2d मान लेते हैं, ठीक है। तो आधा डिस्टेंस कितना हो गया? dd, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 2d। अब चाहिए टोटल टाइम। ये जो आधा डिस्टेंस है ये उसने कितनी स्पीड से चला है बेटा? v1 से। यस मैम। तो d बाय मैं v1 कर दूं तो मेरे पास t1 आ जाएगा ना। इस आधे डिस्टेंस में कितना समय लगा, और d बाय में v2 कर दूं तो t2 आ जाएगा। Yes, तो ma'am. t1 में t2 ही तो टोटल टाइम होगा। यहाँ पर रख दो d बाय v1 प्लस में t बाय में v2। अब d d कैंसिल। Yes, ma'am. ये किसके बराबर हो गया? 2 बाय में v1 v2, नीचे एलसीएम ले लीजिए। ये आएगा आपके पास v2 प्लस में v1। इसको सॉल्व करेंगे 2v1 v2 बाय में v1 प्लस में v2। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चले। अब आप निकालिए क्वेश्चन। A man covers 3 equal distances with speed v1, v2, v3. Find average speed. क्या करेंगे? जैसे मैंने 2d माना था, यहाँ क्या मानोगे? 3d। सिंपल नहीं होगा? क्या हो जाएगा आपके पास? टोटल डिस्टेंस मान लो 3d है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, d d d। तो हमें निकालना है v एवरेज। v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल Time. अब टोटल टाइम के लिए हमको वही सेम कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। v1 v2 v3 दे रखा है, तो d बाय में v1, d बाय में v2, d बाय में v3। ये 3 टाइम हो गए ना, t3 t2 t1। तो 3d डिवाइडेड बाय में d बाय v1 प्लस में d बाय v2 प्लस में d बाय v3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो d कैंसिल, नीचे एलसीएम ले लो v1 v2 v3। तो पहली टर्म में अगर आप लेते हैं तो v2 v3 प्लस में v1 v3 प्लस में v1 v2 डिवाइडेड, नीचे आता है डिनोमिनेटर में, ऊपर 3 है। सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 3 v1 v1 v2 यस v1 v2 प्लस v3 v3 प्लस v1 v2। राइटिंग मेरी खराब हो गई है। Yes, ma'am. थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। v1 v2 v2 v3 एंड क्या बच गया? v1 v3। अब एक सवाल करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया।
A man covers half distance with speed v and remaining half with speed v1 and v2 for equal time interval. Find average speed. अब घुमा दिया, देखो क्वेश्चन, निकालो जरा, लगाओ दिमाग का जोर। बॉर्नविटा पिया किसी ने? क्या जुगाड़ लगा रहे हो सवाल सॉल्व करने के लिए? गोपाल, हो गया बेटा? मैम नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा? इतनी जल्दी तुम हार मान लेते हो? कोशिश करते रहो जब तक मैं नहीं कराती। 2v1 v2 upon v1 plus v1 v2 plus v1 square. हम 2v v1 v2 by 2 v1 v2 plus 3 v2 plus 2 v1 v v1। यस, दिव्यांशु ने सही निकाला भाई। क्या निकाला देखो, 2v इंटू में v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय में v1 प्लस v2 एंड 2v नॉट मतलब 2v। बिल्कुल सही निकाला है। देखिए अब कैसे करेंगे। A man covers half distance with speed v and remaining half with speed v1 and v2। तो पहले तो दो हिस्से ही ले लो, एक आपके पास d हो गया, एक आपके पास d हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2d। ठीक है, अब ये वाला जो टाइम है ये तो हम इजीली निकाल सकते हैं v बाय में d, जो a पॉइंट से b पॉइंट तक लगा होगा, राइट। यहाँ का समय निकालना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला है कि जो रिमेनिंग हाफ है वो स्पीड v1 और v2 से चला है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो हम मान लेते हैं टोटल जो टाइम है यहाँ का 2t है। इक्वल बोला है ना, तो एक t हो गया, एक t हो गया। तो एक t किसके बराबर होगा? बोलिए क्या बोला? d अपॉन v1 d by 2v। एक सेकेंड, उन्होंने क्या बोला है कि रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस निकाल लो, इस टाइम का डिस्टेंस निकाल लो। d आपके पास आएगा v1t और एक आपके पास आएगा, ये d1 ले लो, एक d आपके पास आएगा v2t। तो ये v1t प्लस v2t क्या बराबर नहीं होगा d के ही? आपने क्या करा, आपको ये पता था एक v1 स्पीड से चला t टाइम में, एक v2 स्पीड से चला t टाइम में, ठीक है, टोटल टाइम 2t है। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया टाइम निकालने के लिए कि t टाइम और v1 को यूज करके कितना डिस्टेंस हुआ और ये t टाइम और v2 को यूज करके कितना डिस्टेंस हुआ, दोनों का सम जो है वो होता, वो जो डिस्टेंस है वो b2c के बीच का जितना है उसके बराबर होगा या नहीं होगा? यस मैम। यहाँ से t आ जाएगा d बाय में v1 प्लस में v2। तो कहानी हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। हमें चाहिए था 2t, तो 2t किसके बराबर हो गया? 2d बाय में v1 प्लस में v2। तो टोटल जो टाइम है हमारे पास दैट इज इक्वल टू t1 प्लस में 2t। तो t1 है v बाय d प्लस में 2t आपके पास कितना है? कुछ गड़बड़ की है ना यार, d बाय v है। ये आएगा बेटा माइक ऑफ। 2d बाय में v1 प्लस में v2। अब चाहिए मुझे एवरेज स्पीड। v एवरेज किसके बराबर है? 2d डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम d बाय v प्लस में 2d बाय में v1 प्लस में v2। अब बस एलसीएम लेना, d तो कैंसिल हो ही गया,
एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा 2v इंटू में v1 प्लस में v2 डिवाइडेड बाय में v1 प्लस में v2 प्लस में 2v। ये आंसर आना चाहिए आपका। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए एक सवाल ये होमवर्क के लिए, अब आपके लिए सेम टू इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है? Yes, ये भी ma'am. आप आएंगे, होमवर्क क्वेश्चन है ये भी। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं एक। A wheel of radius r is rolling on the road. What will be the displacement of point P in half rotation of wheel on the road? अगर वो हाफ रोटेशन करता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा P पॉइंट का? रेडियस आपको दे रखा है r, बताइए। 2r मैम पाई आर। पाई आर। हाफ रोटेशन में मान लो ये पॉइंट है, अगर ये हाफ रोटेशन करता है तो पाई आर पॉइंट जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ना। आप देखो ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, दिख रहा है सबको ये पॉइंट? यस मैम। अब मैं इसका हाफ रोटेशन कर रही हूँ तो हाफ रोटेशन में ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया। अब ये नीचे था तो हाफ रोटेशन में ये पॉइंट ऊपर पहुंच गया, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा, ये निकालना है। 2r कैसे? 2r तो यहाँ से हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस मैम। ये आपके पास होगा यस डेफिनेटली 2r, और ये आपका होगा पाई r। आधा सर्कल में वो कितना, आधा सरकमफ्रेंस, ठीक है? तो ये हो गया आपके पास पाई r, और ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर प्लस में पाई r का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4r स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर r स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आएगा आपके पास r कॉमन, r स्क्वायर कॉमन, तो r स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया, वर्गमूल क्या हो गया r, प्लस में पाई स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आया सबको समझ में? यस यस मैम। मैम। पक्का? चलिए अब एक लास्ट चीज और डिस्कस करूंगी मैं आप लोगों के साथ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना। इसको कैसे सॉल्व करना होता है? मान लो आपके पास कोई भी मैं इक्वेशन दे दूं s इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और मुझे बताओ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा t इज इक्वल टू 2 पे। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना होता है, ds बाय में dt दैट इज इक्वल टू 2t। ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, और आप टाइम की वैल्यू पुट करते हैं। कितने पे निकालना था, कितने पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना था अभी हमको? मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मुझे बताना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। Yes ma'am. अब इसमें एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आप पढ़ेंगे, वैसे भी जब ग्राफ में आपको पढ़ाऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी, और ये किसके बराबर होता है, ds बाय में dt, ठीक है? और ये किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, बस मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पर, जो हम आगे टॉपिक करेंगे ग्राफ का, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी क्या होता है, ds बाय dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बाय dt, एंड दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। एस क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है भाई? यस मैम। मैं क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको मैंने दे दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम एक इक्वेशन, आपको निकालना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बताओ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी आएगी? क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जिसपे निकालना है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू पुट कर दो। -5 5 माइनस 9, यस। 9 क्या करना है, ds बाय में dt, ये होता है आपके पास v -9. इंस्टेंटेनियस, यस। 3 डिफरेंशिएशन आता है ना सबको, Yes, ma'am. 12t।
अब निकालना है कितने पे, एट टी इज इक्वल टू 1, यानी ये हो जाएगा आपके पास v इंस्टेंटेनियस 3 इंटू में 1 माइनस में 12 इंटू में 1, ये कितना हो गया -9 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप एट टी इज इक्वल टू 3 निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन कर दो, ये सेम इक्वेशन है, और टी की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये आएगा v इंस्टेंटेनियस 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 12 3 36, 30 क्या आएगा -9 मीटर पर सेकेंड ही है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। आपको वो टाइम निकालना है जब जो बॉडी रेस्ट पे है। तो जब भी बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। रेस्ट पे मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी क्या आपके पास है ही नहीं। रेस्ट का मतलब क्या है, ना डिस्टेंस हुआ ना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वहीं का वहीं है, वी तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां से आपको जो इक्वेशन मिली है ना वी की इक्वेशन क्या मिली है, डिफरेंशिएशन करके 3t² माइनस में 12t, इसको आप 0 कर दो। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं 3t माइनस 3t कॉमन लेंगे तो t माइनस में 4, यही आएगा ना बेटा, यस मैम। 0। सो अब देखिए, या तो t की वैल्यू 0 है या t की वैल्यू 4 है। 3t को 0 से करेंगे तो t की वैल्यू 0, t माइनस 4 को 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू 4। ये वो दो टाइम है जिसपे बॉडी रेस्ट पे है। समझ में आई बात? 2 नहीं आएगा, 4 ही आएगा। क्लियर है? यस मैम। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस हैं आगे ही होमवर्क में। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर्स भी हैं इनके, आप ट्राई कीजिएगा। और कुछ मैंने आपको ड्यूरिंग क्लास भी दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन, वो आपको करने हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, डिस्टेंस के बारे में, कुछ डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी और वेलोसिटी और उसके टाइप्स। यस मैम। ओके, और क्या डिस्कस किया? एक्सीलरेशन स्पीड एंड एक्सीलरेशन अभी डिस्कस नहीं हुआ। एवरेज। यस, हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं एवरेज स्पीड के और एवरेज वेलोसिटी के। और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिटेल में डिस्कस किया अभी। इंस्टेंटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल। यस, क्लियर है? ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं आज। नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, त्वरण, उसके कुछ प्रकार, और फिर हम ग्राफ शुरू करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। एंड इट्स टाइप्स, और फिर हम ग्राफ्स एंड आपके पास, चलिए ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हमारा होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। इंटरेस्टिंग थी, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।